स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फंक्शन। वैसे भी हमने पिछली क्लास में रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और स्पेशली हमने रिलेशन को डिस्क्राइब किया था। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो सबसे पहले अपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, देन फिर इसके बाद में इसके टाइप्स के बारे में हम लर्न करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वैसे भी हमने पहले पढ़ा हुआ नॉन एम्प्टी मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स ए और बी हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं और उसमें सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या हो, कनेक्टेड हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, या हम उसको मैपिंग फ्रॉम ए टू बी भी बोलेंगे। यहाँ पर फंक्शन को हम दूसरे वर्ड्स में मैपिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स ए का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट बी के हर एक यूनिक एलिमेंट से क्या हो, एसोसिएट करता हो, कनेक्टेड हो। एक एग्जांपल इसमें दे रहे हैं हम। a इज इक्वल टू हमारे पास में है 1 2 3 एंड 4। b इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है a b c d एंड e। b टू सेट्स एंड लेट f1 f2 f3 एंड f4 be functions from a to b। मीन्स a में हमारे पास में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, b में एलिमेंट है a b c d एंड e, और f1 f2 f3 f4 ऐसे हमने 4 फंक्शंस लिए हुए हैं फ्रॉम a टू b। और इस सिचुएशन को हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट f1 is not a function from a to b because there is an element 4 belongs to a which is not associated to any element in b। यहाँ पर एग्जांपल में हम देख रहे हैं ये a है, ये b है हमारे पास में, और f1 एक मैपिंग दी हुई है। देन वी आर ऑब्जर्विंग कि जो 1 है वो यहाँ की यूनिक एलिमेंट दैट इज a से कनेक्टेड है, 2 b से कनेक्टेड है, 3 यहाँ पर डी से कनेक्टेड है, लेकिन जो 4 है वो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तब इस केस में जो आपका f1 होगा वो फंक्शन नहीं होगा। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यहाँ पर हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पर बी में सी और डी ई किसी से कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली में हमारे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट हो, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ का सिंगल एलिमेंट है तो यहाँ के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो। यहाँ के एलिमेंट छूट जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ का एलिमेंट हमारा नहीं छूटना चाहिए अगर फंक्शन को प्रॉपर हमें डिफाइन करना है तो। देन इन दिस केस वी आर ऑब्जर्विंग कि 1 इज कनेक्टेड टू a, 2 is connected to b, 3 is connected to d, but 4 is not connected to any element of b। That's why ये जो f1 है आपका वो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट केस में f2 is not a function from a to b because there is an element 4 belongs to a which is associated to 2 element d and e in b। अब सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि f2 को भी हमने फंक्शन कंसिडर नहीं किया है बिकॉज according to definition each element of a should be connected to unique element of set b। बट यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि जो 4 दिया हुआ है वो आपका d और e दोनों से क्या है, कनेक्टेड है। मतलब ये यूनिकली कनेक्शन नहीं कहलाएगा। 1 का a के साथ में है, 2 का b के साथ में, और 3 का किसके साथ में, c के साथ में। बट जो 4 है वो आपका d और e दोनों से कनेक्टेड है। दैट्स वाई f2 is also not a function। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा बेटा अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चंस जब मैं आपको वर्क में दूंगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। सो बी केयरफुल। आपको यहाँ पर बहुत आराम से समझना है और बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में क्या दिया था कि 4 यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं था, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। दैट्स वाई जो f1 है वो भी क्या है, फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड केस में हम f2 की बात कर रहे हैं तो f2 में 1 a से है, 2 b से है, 3 c से है, बट जो 4 है वो आपका d और e दोनों से कनेक्टेड है। तो अगेन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। दैट्स वाई f2 इज नॉट ऑल्सो अ फंक्शन। अब हम आते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस के लिए हमने लिखा है f3 and f4 are functions from a to b
because each element of A is associated to a unique element in B। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि F3 और F4 को हमने फंक्शन कंसिडर किया है। हाउ? ये A है आपका, ये B है, मतलब अब हम देख रहे हैं इसमें कनेक्टिविटी कैसी है। 1 A से है, 2 B से है, 3 यहाँ पर D से है और 4 भी यहाँ पर किससे है? D से है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट यहाँ की यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब D जो है यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा, मतलब 3 के लिए D भी है और 4 के लिए भी D है, मीन्स D यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ के सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। सी यहाँ पर स्किप हुआ है तो उसका रोल कॉल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में A to B दिया हुआ है, मीन्स A से B में कनेक्शन हमको शो करना है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है, साथ में 3 और 4 भी किससे हैं? D से हैं। दैट्स वाई जो F3 होगा वो भी क्या होगा? हमारा फंक्शन होगा। एंड इन फोर्थ केस यहाँ पर देखिए A और B में हम मैपिंग देखेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे। तो 1 हमारा A से है, 2 C से है, 3 D से है और 4 E से है। इस केस में जो F4 है वो भी क्या होगा? हमारा यहाँ पर फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हमें एरो डायग्राम के थ्रू फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना, और अगर मान लो हमको ऐसा फंक्शन आपको बना बनाया दिया हुआ है विदाउट एरो डायग्राम, तब उस केस में भी हम कनेक्टिविटी के बेसिस पे उसको रफ स्केच बनाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने रिलेशन में देखा था कि रिलेशन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। सिमिलरली वी हैव टू डिफाइन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन अ फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन है आपका ए से बी में, जैसे अभी हमने थर्ड में देखा और फोर्थ में देखा, दोनों ये फंक्शन थे क्योंकि इनकी प्रॉपर मैपिंग यहाँ पर शो हो रही थी। तो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, देन सेट ए इज नोन एज डोमेन। तब उस केस में जो ए है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं इस फंक्शन की, तो यहाँ पर जो ए के एलिमेंट्स हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डोमेन को। सेट बी इज नोन एज कोडोमेन, जो बी के एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर कोडोमेन of F, and the set of consisting of all images of element of set A under the correspondence F is called the range of F। Means यहाँ पर consisting of all images, मतलब जितनी भी इमेज उसकी बन रही हैं एलिमेंट्स की from A to B of elements of set A under the corresponding F is called the range of F। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर अभी शो करते हैं, उस एग्जाम्पल से हमको इजिली क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम कि हमने एक सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 7। देन एक हम रूल यहाँ पर, मतलब पहले एक फंक्शन बनाएंगे। हमने पहले यहाँ पर 2 सेट ले लिया है, 1 2 3 का, और B हमारे पास में 3 4 5 और 7 का। फिर हम एक रूल बनाते हैं और उस रूल में हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन हमारा है, फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन f1 इज इक्वल टू, अगर हमने x की प्लेस में 1 पुट कर दिया देन वी विल गेट 3, f2 इज इक्वल टू 2 into 2 plus 1 that is 5, f3 इज इक्वल टू 2 into 3 plus 1 इज इक्वल टू 7। ये फंक्शन हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बनाया, उसके बेसिस पे मैंने सबसे पहले 1 2 3 यहाँ पर मैंने पुट किया। एक्चुअली जो 1 2 3 है वो सेट ए में एलिमेंट हमें दिया हुआ था, तो उन एलिमेंट्स को हमने x की प्लेस में पुट किया, देन हमें क्या मिला? यहाँ से 3 5 और 7 मिला। Now each element of set A is associated to unique element of set B, so f such that A tends to be given by fx is equal to 2x plus 1 is a function। Means यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का कनेक्शन 3 के साथ आ रहा है, 2 यहाँ पे 5 के साथ में, और 3 यहाँ किसके साथ में? 7 के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे फंक्शन हो जाएगा। एंड इन दिस केस जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन में भी हमने डिफाइन किया कि डोमेन जो फर्स्ट हमारा सेट होगा उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 क्या है? डोमेन है। कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन के लिए 3 4 5 एंड 7 जो सेकेंड सेट था उसके एलिमेंट्स को हमने क्या कहा है यहाँ पर? कोडोमेन। और उसके बाद में रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में समझाया था कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स of set A
अंडर द करस्पॉन्डिंग f इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f मीन्स यहाँ पर ये इसके लिए इमेज कहलाएगी। 1 की इमेज कहाँ पर है, 3 पे है, 2 5 पर है और 3 किस पर है, 7 पे। तो जो 3 5 और 7 है ये क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शंस। इसको हम टाइप्स ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th के बाद में 12th में आपको इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब वहां पर अगेन आपको टाइप्स एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा ना, तो आप उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। सो बी केयरफुल, इनको आपको नोट करना है। नोट करने के बाद में इनको समझना है और लर्न भी करना है और प्रॉपर आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि किस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन नेम से क्लियर है, अ फंक्शन एफ सच दैट a टेंड्स टू b is called a real valued function if b is a subset of real numbers। मतलब हमने एक फंक्शन ऐसा कंसिडर किया है फ्रॉम a to b जिसमें जो b है वो क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तब उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है f such that r डैश -2 से 2 टेंड्स टू r given by fx is equal to x plus 3 upon x square minus 4। यहाँ पर जो हम वैल्यूज प्लेस कराएंगे तो वो क्या है, आपका रियल वैल्यूड फंक्शन को इंडिकेट करेगा। देन सेकंड है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में अ फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये प्रॉपर आपकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि fx में हमने क्या लिया है, x लिया है फॉर x बिलोंग्स टू r, जो कि r x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, r, मतलब फॉर एनी एलिमेंट ऑफ x। देन वो क्या कहलाएगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मींस कोई भी वैल्यू जो आपको फंक्शन में fx में दी हो। तो अ फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू c, जहां पे जो c है वो क्या है, कांस्टेंट है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r वेयर c इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। सपोज 1 2 -1 -2 और जीरो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। fx इज इक्वल टू समथिंग जो भी आपको दिया है, बट वो न्यूमेरिक होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में वैसे भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम डिग्रीज वगैरह फाइंड करते हैं, उसके बाद में उसके टाइप्स पढ़ते हैं हम, है ना, मोनोमियल, बायनोमियल, फिर इसके बाद में हमने वो देखा, उसमें लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक देखा। तो वैसे ही फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस anxn, ये सब 9th का पढ़ा हुआ है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a0 a1, ये जो a0 है इसको आप a0 बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो फिजिक्स में ये जो सिंबल होता है उसको अपन नॉट यहाँ पर यूज करते हैं। ये a0 आप एज यू विश जो भी आपको रीड करना है, तो a0 a1 a2 डैश डैश an बिलोंग्स टू r। अब एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बेसी बात है, जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, आपका क्यूबिक टाइप का है यहाँ पर, और एक प्रकार की एक्सप्रेशन इसमें यूज की गई है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। सेकेंड हमारा है रैशनल फंक्शन। अब मैं एकदम शॉर्ट में और बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो रैशनल फंक्शन मतलब जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हो। तो अ फंक्शन ऑफ द टाइप fx अपॉन gx वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल। यहाँ पर fx भी क्या है, पॉलिनोमियल है, और gx भी क्या है, पॉलिनोमियल है। फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इन द डोमेन एंड वेयर gx नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर gx को हमने नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहा है क्योंकि अगर हम fx के अपॉन में 0 पुट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। डिवाइड बाय 0 की कंडीशन मींस इन्फिनिटी होता है। दैट्स वाई जो fx अपॉन gx है इसमें gx शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल में हमारे पास में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1 बाय x, दैट इज रियल रेशनल फंक्शन, क्योंकि इसमें जो 1 है वो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका यहाँ पर x है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। तब 1 अपॉन x जो है वो क्या होगा, आपका
रेशनल फंक्शन होगा। नेक्स्ट आपका है मॉडुलस फंक्शन। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ। मॉडुलस मतलब कोई वैल्यू मॉड में है। मॉड में सपोज दैट जैसे मैंने लिखा यहाँ पर x मॉड में है, तो जब हम इसको बाहर लिखेंगे तो ये आपका प्लस माइनस एक्स, मतलब प्लस एक्स भी होगा और माइनस एक्स भी होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है f(x) = mod x। इसके 3 केस बनेंगे हमारे। x जब क्या हो, x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो। देन इसके बाद में अगला है हमारा जीरो कब, जब x = 0 हो, और माइनस में होगा कब, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, मतलब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और x = एग्जैक्ट जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो। तो जो आपका मॉड x दिया हुआ इसको बोलते हैं मॉड। मॉड मतलब वो अपने आप में 3 वैल्यूज को कंसिस्ट किए हुए है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। जो आपका मॉडुलस फंक्शन उसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन f such that r tends to r given by f(x) = mod x upon x when x not equal to 0 and 0 when x = 0। ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है कि सिग्नम फंक्शन में mod x upon x when x not equal to 0 है, और 0 होता है कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। और ये मॉडुलस फंक्शन में आपको इस कॉन्सेप्ट को, ये इस वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट टाइप है फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन f such that r tends to r given by f(x) = दिस x। ये आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू x। तो ये जो फॉर्मेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स जो भी मैंने आपको क्लास में आज एक्सप्लेन किया है, मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड करूंगा। आपको अपने नोटबुक में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल माइंड में रखना है, क्योंकि जो हमारी अगली एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होगी तो उसमें ये जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है आज, उसी बेस पे हम उससे सॉल्व करेंगे। और जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक आपको आगे की एक्सरसाइज भी क्लियर नहीं हो पाएगी। सो आई होप कि आप उसको करेंगे और उसको नोट करेंगे। और हम इसके बाद जो एक्सरसाइज है मींस 2.3 जो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। जो भी हमने समझा हुआ, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू।